हेलो एवरीवन, वेलकम टू गर्ग एकेडमी। अपने क्लास 9th की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी की सीरीज़ में टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो हम समझेंगे इस चैप्टर में साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि किस तरीके से वहाँ पे जो अपार्थाइड सिस्टम था वो इन प्रैक्टिस था उस समय, उस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें थी एंड जब वो सिस्टम चेंज हुआ तो किस तरीके से चीज़ें बदलाव आई, कौन कौन से पर्टिकुलर पर्सन थे जो कि उस चीज़ में एक रोल प्ले करे, उसको हम डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन जो एक बाइंडिंग फैक्टर है वो किस तरीके से बाइंडिंग फैक्टर है उसको हम देखेंगे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में भी कुछ चीज़ें हम समझेंगे। और ये कुछ कोर एरियाज़ हैं, इसके सब पॉइंट्स भी होंगे जिनको हम इस वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको इनमें से या इस चैप्टर की जानकारी चाहिए तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। जैसा मैंने बताया साउथ अफ्रीका वाले बारे में, तो साउथ अफ्रीका से ही जो है ये चीज़ें शुरू होनी हैं इस चैप्टर की, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो यहाँ से आपको जो एग्जाम्पल दिया गया है या जो सिनेरियो बताया गया है, इन चीज़ों से आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। राइट नाउ हम लोग क्लास 9th में हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग या आप उसको बेस कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग या आप उसको बेस कह सकते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस की स्टडीज़ में। एंड इस चैप्टर, इस वीडियो में हम जो चीज़ कवर कर रहे हैं स्पेसिफिकली यूपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको कवर कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग ओवर द चैप्टर, ही यहाँ पे रेफर कर रहा है नेल्सन मंडेला जी को। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964. तो 1964 में नेल्सन मंडेला एंड 7 other leaders were इनको सजा सुना दी गई थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। क्यों? बिकॉज ये लोग जो अपार्थाइड सिस्टम था उसके खिलाफ, ये जो अपार्थाइड सिस्टम है इसके खिलाफ ये लोग आवाज़ उठा रहे थे। तो उस आवाज़ को दबाने के लिए, उसको क्रश करने के लिए इनको इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट 1964 में फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड सिस्टम एंड रिजीम इन द कंट्री। ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर्स, 28 साल ये साउथ अफ्रीका के प्रिजन में, जेल में रहे। कौन? नेल्सन मंडेला। Apartheid system divided the people and labeled them on the basis of their skin color. तो अगर आपसे एक वर्ड में कोई पूछे, मैं आमतौर से इस चीज़ को इसलिए बताता हूँ, कभी कभी इंटरव्यू में या कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछता है तो तुरंत कोई चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए। वही चीज़ में अगर कोई अपार्थाइड सिस्टम बोलता है तो अपार्थाइड सिस्टम किसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था? तो द आंसर इज स्किन कलर। स्किन कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, लेबल कर दिया जाता था। तो जो नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उनको ब्लैक इन कलर, और दे मेड अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वेर कॉल्ड ब्लैक्स। तो 3/4 जो पॉपुलेशन थी वो ब्लैक्स की थी, लेकिन उनको ब्लैक करार करा, उनको एक डिस्क्रिमिनेशन, एक डिफरेंस क्रिएट करा जाता था। डिफरेंस यहाँ तक कि जो बसेस हैं, बीचेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, एरिया है, रीजन है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेपरेट कर दी जाती थी। और जो वाइट का एरिया होता था, जो वहाँ पे जो ब्लैक्स होते थे उनकी परमिट से ही एंट्री होती थी। अगर वहाँ उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, कोई काम मिल रहा है, तो भी उनको जो है परमिट दिया जाता था और तब वो एंटर करते थे। ये आपके इस चैप्टर में भी अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है। White rulers treated all non-white as inferior.
तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन का जो पार्ट है आप देख सकते हैं, जैसा अभी हमने देखा कि बेसिक चीज़ें जैसे जो हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इस टाइप की बसेस हैं, इस टाइप की चीज़ें भी वाइट के लिए अलग और ब्लैक्स के लिए अलग है। तो डेफिनेटली इन्फीरियॉरिटी का जो हाईएस्ट लेवल एक चीज़ सोचा जा सकता है, डिस्क्रिमिनेशन का जो हाईएस्ट बेंचमार्क सोचा जा सकता है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती हैं ये जो सिस्टम, जो अपार्थाइड सिस्टम था, इस अपार्थाइड सिस्टम में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। तो जो नॉन वाइट थे उनको वोटिंग राइट भी नहीं थी। अब समझे ना, वोटिंग राइट कैसे होगी जब उनके लिए बसेस अलग हैं, बीचेस अलग हैं, हॉस्पिटल अलग है, कॉलेजेस अलग है, एंट्री मना है, उन्हीं की कंट्री में उन्हीं की एंट्री मना है, तो वोटिंग राइट भी कैसे मिलेगी? ऑब्वियसली नहीं देंगे। They were forbidden from living in white areas, जैसा हमने देखा। वर्क इन वाइट एरिया तभी जब परमिट, ट्रेन अलग, बस अलग, टैक्सीज अलग, होटल अलग, हॉस्पिटल अलग, स्कूल अलग, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल। तो लिटरली यू कैन से उन्हीं की कंट्री में उन्हीं को एक केज्ड कर दिया गया, एक तरीके से एक कोने में उनको कर दिया गया। वो 3/4 थे पॉपुलेशन में, उसके बाद भी उनको एक कोने में कर दिया गया, और वो कहीं ना कहीं इस डिस्क्रिमिनेशन के बहुत लंबे समय तक जो है शिकार रहे। अपार्थाइड वॉज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। द वाइट यूरोपियंस imposed the system on South Africa. Large number of whites had settled in South Africa and became the local rulers. The system of जो बेसिकली आप समझिए जो अपार्थाइड सिस्टम है, वहाँ पे अब तक आप ये समझ गए कि जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं, जैसे कि जो बस है या टॉयलेट्स हैं, बीचेस हैं, जो ओपन जो पब्लिक प्लेसेस हैं, वो तक भी अलग थे ब्लैक्स के लिए, वाइट्स के लिए। ब्लैक खुद अपनी कंट्री में जो नेटिव थे उनके लिए वो सिस्टम था कि बगैर परमिट के लिए वो एंटर नहीं कर सकते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट हासिल नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें थी वो इस लेवल पे थी कि बहुत सा रिस्ट्रिक्शन, और रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ जो नॉर्मल जो लिविंग स्टाइल था वो भी बहुत ज़्यादा हैम्पर था, कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड एवरीथिंग वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली इस सिस्टम में आप खुद समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो अगर वो इतना डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो जो ब्लैक्स के कॉलेजेस होंगे, स्कूल्स होंगे, वहाँ पे जो एजुकेशन का लेवल होगा वो डेफिनेटली उसके कंपैरिजन में मच लोअर होगा। तो बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, बट डेफिनेटली अगर वो चीज़ों को क्रश कर रहे हैं, कोई अगर उनके सिस्टम के बारे में गलत बोल रहा है तो वो डेफिनेटली बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं सुन पाएंगे कि उनका सिस्टम गलत है। तो बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज कर दिया, रिस्ट्रिक्शन कर दिया मीडिया के ऊपर, लेकिन ये चीज़ें लिफ्ट हुई आफ्टर 28 साल के इम्प्रिजनमेंट के बाद। नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ जेल एज अ फ्री मैन एंड 26 अप्रैल 1994 को द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका को फहराया गया, और जो न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी थी इन द वर्ल्ड वो आई। जो अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एंड, पेविंग वे फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। तो 26 अप्रैल 1994 को जो अपार्थाइड सिस्टम था वो ख़त्म हुआ। नेल्सन मंडेला साहब जेल से बाहर आए, इस सिस्टम को 28 साल जेल में कैद होने के बाद बाहर आए, चीज़ों को नए तरीके से शुरुआत किया। मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, देखिए उनके बारे में ऐसा नहीं किया उसकी, सिर्फ उन्होंने अपने चीज़ों मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनाई। तो ये चीज़ें दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो कितनी डेवलप्ड थी अदर साइड में, लेकिन उनको कहीं ना कहीं क्रश कर दिया जा रहा था। जब 28 साल के बाद वो इम्प्रिजनमेंट से फ्री हुए तब जाके चीज़ें एक प्रॉपर जो रूट है वो ले पाई। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे केम आउट विथ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज एवर हैड। तो
कहीं ना कहीं जो भी इल ट्रीटमेंट उनके साथ हुआ था वो नहीं चाहते थे कि वो इल ट्रीटमेंट जो वाइट्स उनके कंट्री में अभी भी रिसाइड कर रहे थे उनके साथ हो, या उनके साथ कोई एक्सक्लूजन की पॉलिसी ली जाए या कोई डिस्क्रिमिनेशन करा जाए। तो मिल के रहने वाली जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं वो चीज़ सामने आई, और ताकि जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ ऐसा ना करे, बिकॉज दे नो द पेन ऑफ इट। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप समझेंगे तो एक तरीके से आप समझिए सेट ऑफ रूल्स एंड regulations. Why do we need a set of rules and regulation in today's modern world? इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है because aims and aspiration, इसका मतलब नीड एंड रिक्वायरमेंट। अगर आप लेमैन भाषा में समझना चाहें, जनरल भाषा में समझना चाहें, तो नीड एंड रिक्वायरमेंट डिफर्स। किसी के लिए कोई चीज सही हो सकती है, किसी के लिए कोई चीज गलत हो सकती है। किसी के लिए एम्प्लॉयमेंट जरूरी है, किसी के लिए सोशल जो हॉस्पिटल स्ट्रक्चर है, जो रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जरूरी है। किसी के लिए हो सकता है कि अच्छा एनवायरनमेंट की आवश्यकता है, किसी के लिए ये एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो हर किसी के लिए कुछ एज फैक्टर है, कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ इकोनॉमिकल स्टेटस फैक्टर है, कुछ रीजनल फैक्टर्स हैं। तो सबके एम्स एंड एस्पिरेशन डिफर करते हैं, नीड्स एंड रिक्वायरमेंट डिफर करती है। ये चीज़ें सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर होती हैं, किस तरीके से इक्वल हम प्रोटेक्ट कर सकें, राइट्स दे सकें। तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स आए। तो फंडामेंटल राइट्स का फंडामेंटल राइट इज नथिंग बट लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट, लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट के पावर को लिमिट कर रही है तो इट इज अ लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट। फंडामेंटल राइट हमको राइट दे रही है, फ्रीडम किस चीज का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी की बात हो रही है। और इस तरीके से जो फंडामेंटल राइट है वो लिमिटेशन है गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि वो हमको राइट दे रहे हैं। अगर हमारा राइट वायलेट होता है तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जाके अपने जो भी ग्रीवियंसेस हैं उसको सामने रख सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसके बारे में आगे भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशन है। रूल्स एंड रेगुलेशन का एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे फंडामेंटल राइट को डिस्कस किया। आई एम ट्राइंग टू कीप थिंग्स इन अ सिंपल मैनर, जिससे कि अगर किसी का पॉलिटिकल साइंस उसको लगता है कि पॉलिटिकल साइंस इजी है या टफ है या कुछ भी लगता है, इंटरेस्ट उतना नहीं आता है, तो उस पर्सन को भी इंटरेस्ट आ सके, ऐसा मेरा प्रयास है। आई डोंट नो कितना वो चीज़ इंडिविजुअली को कितना बेनिफिट करे, बट अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क, आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे अपने जो क्वेरी है उसको भी भेज सकते हैं। बट कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ अपने अंदर मत रखिए, यूपीएससी एग्जाम से रिलेवेंट अगर कुछ है तो यू कैन आस्क। The oppressor and the oppressed in this new democracy, we are planning to live together as equal. It was not going to be easy for them to trust each other. They had their fears. They wanted to safeguard. The black majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. कितनी ब्यूटीफुल तरीके से चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि
इंस्टेड ऑफ वॉट एवर हैपेंड विद देम, जो हमने ऊपर में भी बोला, द ब्लैक मेजॉरिटी, यहाँ वही साउथ अफ्रीका वाले एग्जाम्पल की बात हो रही है, द ब्लैक मेजॉरिटी वॉज कीन टू इंश्योर कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल मैं पहले ही बता चुका हूं कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इज वैलिड इन देयर कंट्री. डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल वॉज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड. They wanted substantial social and economic rights. The white minority was keen to protect its privileges and property. तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं, ये साउथ अफ्रीका वाला जो एग्जाम्पल है उसको देखते हुए बहुत सारी चीज़ों को हम इन्फर कर सकते हैं कि कंट्री के साथ जो भी चीज़ें हुई, अब जब कंट्री फ्री हुई, डेमोक्रेटिकली किस तरीके से चीज़ों को डेवलप करना, रूल्स एंड रेगुलेशन को डेवलप करना, कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करना, ये सारी चीज़ें. द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच सिचुएशन. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात आई, अब यहाँ सामने आएगा कि कैसे हम ट्रस्ट करें, जैसा ऊपर भी हमने देखा. फिर आती है बात राइट डाउन कर दीजिए. जब राइट डाउन की बात आती है, राइट डाउन रूल्स, तो यहाँ सीधे सीधे आपको क्या समझना है. अगर आपको कोई कहे कि कोई कंट्री है, दैट कंट्री हैज़ फॉर्म्ड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आपको सीधे समझ जाना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होने का मतलब है कि दैट कंट्री इज गोइंग टू राइट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. वो अपने संविधान को लिखने जा रहे हैं. कई जगह अगर संविधान है तो उसको दोबारा लिख रहे हैं, नए तरीके से लिख रहे हैं, नहीं तो लिखने जा रहे हैं संविधान. लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्म होने का मतलब है कि दे इज गोना राइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन. दीज रूल्स लेज डाउन हाउ द रूलर, जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो किस तरीके से काम करेंगे इन द फ्यूचर. These rules also determine what the elected government empowered to do and what they cannot do. What they cannot do क्या है? Limitation. कैसे हम गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करेंगे. अगर किसी के पावर को आप लिमिट नहीं करेंगे, लिमिटलेस कर देंगे, तो कभी कभी जनता के लिए वो हार्मफुल हो सकता है. दैट कैन बी हार्मफुल. इसीलिए देर आर मेनी थिंग्स जो कि लिमिट करती है, लिमिट द पावर. जैसे एम्स एंड एस्पिरेशन को जो केटर कर, जैसे हमने देखा था फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारी चीज़ें जो होती हैं इनको हम आगे चल के और अच्छे से समझते रहेंगे. दस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज सेट ऑफ रिटन रूल्स, जैसा हमने देखा, accepted by all people living together in a country. Constitution is the supreme law, determines the relationship among the people living in a country called the citizens, and also the relationship between the people and the government. कैसा रिलेशनशिप है सरकार में और जनता में, कितने साल पे इलेक्शंस होंगे, टर्म, रिप्रेजेंटेटिव्स, किस तरीके से जनता जो है डेमोक्रेसी में प्ले करेगी, उनका से कैसे होगा, ये चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है डेफिनेटली जो डिग्री ऑफ ट्रस्ट है उसको इंक्रीज करता है. क्यों? क्योंकि कोई चीज़ हो गया, दो लोग वर्बल बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है हम तुमको ऐसा करेंगे, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम ये कर देना, हम ये कर देंगे, ठीक. एक दूसरी चीज़ हो गई, हम लिख लिए कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में ये चीज़ें हैं, ये राइट्स मिलेगा, ये रेगुलेशन होगा, ये गवर्नमेंट को ऐसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, इस तरीके से सोशल वेलफेयर के काम होंगे, इस तरीके से जो है चाहे माइनॉरिटीज़ हो चाहे मेजॉरिटीज़ हो, सबके लिए जो है राइट इक्वली जो है अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होगी. ये चीज़ें आपका जो डिग्री ऑफ ट्रस्ट है जब संविधान में लिख दी जाती है तो डेफिनेटली जो विश्वास का जो मत है वो इंक्रीज करता है. इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूटेड. गवर्नमेंट सरकार कैसे बनेगी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी, सिंपल मेजॉरिटी होगी, स्पेशल मेजॉरिटी होगी, क्या होगा, सरकार गठन कैसे होगा, कितने नंबर ऑफ सीट्स होंगे लोकसभा में, चुनाव कैसे होगा, क्या इलेक्शन कमीशन, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, पीरियोडिकल इलेक्शंस हैं. ये सारी चीज़ें हमारी डेमोक्रेसी को क्या करती है और स्ट्रॉन्गर करती हैं. lays down the limit on the power of the government.
तो पावर ऑफ द गवर्नमेंट में जो फंडामेंटल राइट्स वाली जो चीज़ हम लोग कहे थे, दैट वो लिमिटेशन वाला फैक्टर है, डीपीएसपी लिमिटेशन वाला फैक्टर है। तो ये चीज एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल एंड क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। तो एस्पिरेशन ऑफ पीपल, डेफिनेटली हमारी जनता क्या चाहती है, वो किस तरीके से डेवलपमेंट चाहती है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव, अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर मान लीजिए कि किसी एरिया की जनता या सारे एरिया की जनता चाहती है कि नहीं इस चीज़ में रूल्स एंड रेगुलेशन कोई चीज़ फॉलो होना चाहिए, कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, तो ग्रुप्स होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव को जाते हैं, बताते हैं सारी चीज़ें, मीडिया को बताते हैं कि नहीं इस तरीके से हम लोग चाहते हैं, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। तो अपनी वॉइस आप रेस कर सकते हो इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ नॉन वायलेंट तरीके से आप चीज़ों को बता सकते हैं और पीसफुल तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये चीज़ें डेमोक्रेसी का एक बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है जो कि बहुत अच्छे तरीके से जनता यूज़ करती है, और इसका कहीं ना कहीं जो बेनिफिट है वो गवर्नमेंट को भी पता चलता है कि एम्स एंड एस्पिरेशन वाली जो बात है वो चीज़ कहीं ना कहीं रूबरू होते हैं। तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब तक हम जो साउथ अफ्रीका वाली चीज़ें देख रहे थे, अब उसको हम इंडियन पर्सपेक्टिव में देखेंगे, इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, संविधान के उसमें। तो लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑल्सो ड्रॉन अपॉन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। क्यों? क्योंकि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ह्यूज, एक तो बड़ी, पॉलिटिकली भी, जियोपॉलिटिकली भी और जोग्राफिकली भी आप बात करेंगे अगर तो, और डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, नॉट एन इजी अफेयर। तो हम लार्ज भी हैं, डाइवर्स भी हैं, पॉलिटिकली भी, जोग्राफिकली भी, तो सोशली भी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक ह्यूज टास्क है, ह्यूज, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है। तो इट्स नॉट एन ईजी अफेयर। द कंट्री वॉज बॉर्न, कंट्री जो है जस्ट जो फ्री हुई थी पार्टीशन के बाद, तो ऑलरेडी जो बहुत सा जो पार्टीशन था वो रिलीजियस डिफरेंस के ऊपर जो है ये चीज़ की गई थी, तो वो ऑलरेडी एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस डेफिनेटली नहीं था इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, वो बहुत पेनफुल जो है चीज़ रही। तो इतना आसान नहीं था संविधान को, एक तो जो वास्टनेस है, जो डाइवर्सिटी है उसका, प्लस जो पार्टीशन का जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था वो, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं। देयर वाज अनदर प्रॉब्लम, क्या ब्रिटिश हैड लेफ्ट, जो रूलर थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, उनको ब्रिटिश ने क्या किया था, उनको वैसे ही छोड़ दिया था कि आप इंडिया के साथ जाना चाहो गो, आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहो गो, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहो तो मर्ज विथ इंडिया एक ऑप्शन, विथ पाकिस्तान एक ऑप्शन, रिमेन इंडिपेंडेंट एक ऑप्शन। तो बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट थे उनको भी एकजुट करना, उनको जो है सबको जो है सॉलिडिफाई करना, तो वो भी एक बहुत बड़ा टास्क था। तो उनका किस तरीके से जो मर्जर, उसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जिस तरीके से जो चीज़ें रही वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के वो भी पढ़ेंगे। एज फार बैक इन 1928 मोतीलाल नेहरू and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. In 1931, resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India constitution should look like. तो जब आप जर्नी देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो पहले बात होती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन, फिर बात होने लगी जब और हम सीरियस हो गए तब हम बात करने लगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। जैसा मैंने पहले भी बताया कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होने की बात होती है तो इसका मतलब ऑलमोस्ट अब हम रेडी हैं, हम ब्रिम पे आ गए हैं, वी आर रेडी फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. जैसे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात कर लें कि सबको इक्वल वोट मिले, इक्वल वैल्यू हो, इक्वल वोट हो, ये सारी चीज़ें हैं, राइट्स मिले, डेमोक्रेसी वाली जो बात है, ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सारी, और भी कुछ प्रिंसिपल्स जो कि सबके दिमाग में थे, उसका बहुत बड़ा कारण है जो भी एट्रॉसिटीज़, जो भी जो फ्रीडम के लिए बहुत सारी जो कहीं ना कहीं लड़ाई के लिए, जो चैलेंजेस के लिए जो लोगों ने देखा, डाइवर्सिटी के बाद भी जो एकता देखी, वो भी बहुत कहीं ना कहीं जो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो हमारी यूनिटी में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो बन के आया।
डेफिनेटली दैट वाज अ वेरी बिग चैलेंज, लेकिन उसका जो प्रो है जो हमको यूनाइट करने में, एक वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था। संविधान के साथ जब उसको लिखने के लिए पहले वो सारी पॉइंट्स भी दिमाग में वो चीज़ों रख के उसके हिसाब से फ्रेम करना कि कोई भी स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी जो है वो लेफ्ट ना फील करे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर फ्रॉम कॉलोनियल लॉ। ये आप डेफिनेटली बहुत बार पॉलिटी जब पढ़ेंगे तो ये सुनेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ऑलमोस्ट उससे मतलब यहाँ तक बोला जाता है कि 40 to 60% के अराउंड जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं, हालांकि उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई एंड शेप करना, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्योंकि खुद में बहुत बल्कि था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ब्रिटिशर्स के जो एक्ट होते थे बहुत बल्कि होते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी बहुत बल्कि था। ये भी एक वन ऑफ द रीजंस, अगर आपको कोई पूछता है कि संविधान इतना बल्कि क्यों, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी एक पॉइंट है। और भी पॉइंट्स हैं, वन ऑफ द पॉइंट्स है, उसको आप अपडेट करते चलिए जो आप पढ़ते जा रहे हैं। Many of our leaders were inspired by the ideas of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain and the Bill of Rights in the US. तो almost 60 कॉन्स्टिट्यूशन जो है गो थ्रू हुआ, देखे समझे क्या चीज़ एक्ट ऑफ मॉडिफिकेशन एंड सिलेक्शन। तो वो एक आर्ट था कि क्या सूट करेगा, क्या रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की, तो उस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चीज़ों को देखता, स्टडी करता, क्योंकि जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी लोग बैठे थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड जो नॉमिनेटेड लोग जो बैठे हुए थे वहाँ पे, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिप्रेजेंट करते थे जनता को, और वो समझते थे कि क्या सूटेबिलिटी है, क्या रिक्वायरमेंट है जनता की, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत बार जो ओपन डिस्कशंस होते थे, तो ओपन डिस्कशन में क्या है, जो जनता है वो समझ सकती है कि हाँ संविधान है, तो संविधान जो लिखा जा रहा है वो किस तरीके से क्या प्रोसीजर है, तो कोई भी क्लोज डोर पॉलिसी नहीं थी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनकरेज करती है लोगों को कि उनके पार्टिसिपेशन जो है वो और अच्छे तरीके से वो महसूस करते हैं। तो जैसा हमने बात करते हैं इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन जुलाई 1946, फर्स्ट मीटिंग जो थी वो दिसंबर 1946। country divided into India and Pakistan. Constituent Assembly was also divided into Constituent Assembly of India and that of Pakistan. तो पार्टीशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे इम्पॉर्टेंट असर पड़ा था वो उसका साइज़ था। जो मेंबर थे, जो पाकिस्तान के जो एरिया के जो मेंबर्स थे, जो वो डेफिनेटली वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हो गए और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के मेंबर, तो डिवाइडेड इनटू टू एक तरीके से आप कह सकते हैं वो हो गया। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, तो कॉन्स्टिट्यूशन का कब अडॉप्ट करें, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। इफेक्ट में कब आया, इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950। तो इसीलिए हम जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं हर साल। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जैसे यहाँ पे आपका मेंशन्ड है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने किस तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड कर रहे थे और इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करने का उनका जो आइडिया था, डेफिनेटली वो बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को रखे। एंड कभी कभी वो बिटरली जो क्रिटिसाइज़ भी करते थे महात्मा गांधी जी एंड हिज विजन को। तो वो अपना अपना विजन है, वहाँ पे सारी चीज़ें थ्रू एनैक्टमेंट थी और एनैक्टमेंट मतलब थ्रू वोटिंग थी। कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोसीजर है, कोई भी पर्पज़ है, उसमें सारे लोग इकट्ठे होकर जो है प्ले करते थे। इस चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से चीज़ों को समझना है, क्योंकि जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें जैसे अभी हमने ऊपर पहले बात करा कि वैल्यू दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम स्ट्रगल जो हमने पहले ही बात करा, कहीं ना कहीं जो फाउंडेशन है हमारी डेमोक्रेसी की, कि पहले क्रश कर दिया जा रहा था, तो क्रश करने में बहुत से लोगों के राइट्स ख़त्म हो जा रहे थे। तो सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, अलग अलग हो के भी एक साथ आना,
और लड़ाई लड़ना किसके लिए? अंग्रेजों के खिलाफ की भारत छोड़ो, हमको जो है अब पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं, ये जो पावर था, ये जो विल था, ये हमारे जो स्ट्रगल था फॉर जो फ्रीडम के लिए, ये हमको यूनिटी भी, स्ट्रेंथ भी, और कहीं ना कहीं जो हमारे साथ जितने भी गलत हुआ वो हम चाहते थे कि सबको राइट मिले, और जो डेमोक्रेसी वाली जो चीज़ है वो ब्यूटीफुल तरीके से बाहर आए। और कॉन्स्टिट्यूशन एक जो शॉर्ट स्टेटमेंट के साथ शुरू होता है। हमने जो अमेरिकन मॉडल को देखा, और प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का। अच्छा, एक चीज़ और, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन जब लिख रहे थे तो पहले प्रियम्बल आया कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया? अगर आपको पता है और आप कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं डेफिनेटली आपको वीडियो के में बता दूंगा। ये अपना प्रियम्बल है। कुछ जार्गन्स हैं जिसको आप डेफिनेटली गो थ्रू कर सकते हैं। पहले संविधान लिखा गया और फिर उसका जो सोल है उसका रिफ्लेक्शन प्रियम्बल में लिखा गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक चीज़ थी, वो पहले जो फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी उसको रिफ्लेक्ट कर दी, वो पहले था। लेकिन बहुत सी चीज़ें, अमेंडमेंट, बहुत सी चीज़ों के बाद जो एग्जैक्ट जो चीज़ें हैं, संविधान लिखा गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद देन प्रियम्बल जो है उसको लिखा गया, ताकि वो एग्जैक्ट जो रिफ्लेक्शन ऑफ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वो दर्शाए। तो इसी पे हम इसको एंड करते हैं, इस चैप्टर को। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके प्री एंड आपके मेंस ओरिएंटेड। 9, 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटी तो मेरे हिसाब से 6 से ही अच्छी है, लेकिन 9, 10th, 11th, 12th तो किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप प्रो लेवल पे हैं तो अलग बात है, यू आर एन एक्सेप्शन। जनरलाइज लेवल पे डेफिनेटली सबको पढ़ना चाहिए, एक बेस डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। कोई सवाल हो यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग द वीडियो।